तो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट मीन्स कि हमारी कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम सेल करें फॉरेन कंट्रीज को, तो इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो जो एक्सपोर्ट है वो हमारा डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ऐसे जो इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट हम कहेंगे कि हमारा नेगेटिव कंपोनेंट है डोमेस्टिक इनकम का, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो हम वैल्यू एडिड मेथड में भी जो हमारा इंटरमीडिएट परचेज है उसमें अगर हमें डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो हम इंपोर्ट को ऐड करते हैं, और जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें भी हम इंपोर्ट को लेस करते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव कंपोनेंट है डोमेस्टिक इनकम का। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं नेशनल प्रोडक्ट में, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या है? हमारे जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है जो अदर कंट्रीज में इनकम अर्न करते हैं, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड इनकम नहीं है, इसीलिए हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं है। जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। यानी कि किसी भी कंट्री, अगर हम किसी दूसरी कंट्री की भी बात करें तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम का तो पार्ट है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। अगर हम कहें गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज ऑन बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? तो अगर हम देखें तो वैसे तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि जो भी आइटम्स हमें गिवन है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये फाइनल कंजम्पशन है या इंटरमीडिएट है, फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर फाइनल गुड है तो हम उसको कंसीडर करेंगे डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में, और अगर इंटरमीडिएट गुड है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, ना तो डोमेस्टिक इनकम में और ना ही नेशनल इनकम में। इसके अलावा जो भी हमारी प्रिकॉशंस है वैल्यू एडिड मेथड की, इनकम मेथड की या एक्सपेंडिचर मेथड, तो प्रिकॉशंस का भी हमें ध्यान रखना है कि हम किन आइटम्स को इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में, और किन आइटम्स को हम इग्नोर करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो गिफ्ट हमारी फैक्टर इनकम नहीं है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को
जो भी वेजेस एंड सैलरी पे करता है इन कैश या काइंड, रेंट फ्री हाउस दे दे, गाड़ी प्रोवाइड कर दे, या जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का या रिटायरमेंट पेंशन है उसको तो हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट्स, एक तरफा भुगतान, उनको हम ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं और ना ही नेशनल इनकम में। तो जो गिफ्ट है ये काम करने के बदले में नहीं मिला है, तो ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। एम्प्लॉय जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके लिए ट्रांसफर रिसिप्ट है। तो इसको हम ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे और ना ही नेशनल इनकम में। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है प्रॉफिट। प्रॉफिट earned by foreign companies in India. Profit earned by foreign companies in India. इंडिया में फॉरेन कंपनीज हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? तो जो भी फॉरेन कंपनी है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, इंडिया में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वन अकाउंटिंग ईयर में, या जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो फॉरेन कंपनी की जो भी ब्रांच है, फॉरेन कंपनी है हमारी इंडिया में, उसने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुआ है ये प्रॉफिट, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, इसको हम हमारी डोमेस्टिक इनकम करेंगे। बेटा हमारा क्वेश्चन है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो ये फैक्टर इनकम है, और फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। तो प्रॉफिट जो भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसने कोई भी बिजनेस शुरू किया तो उसको जो भी प्रॉफिट होगा तो ये क्या है, फैक्टर इनकम। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? तो देखो डोमेस्टिक इनकम मींस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, whether it is generated by normal resident or whether it is generated by foreigners, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी इंडिया की जो भी बाउंड्री है, जो इकोनॉमिक हमारी टेरिटरी है, उसमें जो भी इनकम जनरेट हुई है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रॉफिट फैक्टर इनकम है, इंक्लूड करेंगे। अब डोमेस्टिक या नेशनल में इंक्लूड किसमें हमें इंक्लूड करना है, उसके लिए हम देखते हैं अर्न बाय, किसने अर्न की है, फॉरेन कंपनी ने। कहां अर्न की है, इंडिया में। तो डोमेस्टिक इनकम मींस हमारी कंट्री की बाउंड्री में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, चाहे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने की हो, चाहे हमारे नॉन रेजिडेंट ने की हो, चाहे फॉरेनर्स ने की हो, तो ये फॉरेन की कंपनी है जिसने हमारे यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड होगा। हाँ, अगर सेम यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता whether it is included in national income of India, तो our answer will be no। क्यों? क्योंकि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में, तो हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
तो क्योंकि जो भी फॉरेन की कंपनी है ये हमारी नॉर्मल रेजिडेंट तो है नहीं, जिस कंट्री की है वहां का हम इसको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, तो ये फैक्टर इनकम है फॉरेन कंपनी की। तो जब भी हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में, तो हम इसको लेस कर देंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मींस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी नॉन रेजिडेंट है, जो फॉरेनर्स है, वेदर दे आर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे जो नॉन रेजिडेंट हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे फैक्टर इनकम अर्न किया है या जनरेट की है, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लेस कर देते हैं, तो ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ इंडियन। Salary of Indians working in Russian Embassy, क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? सैलरीज ऑफ इंडियंस हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारी इंडिया। सैलरी ऑफ इंडियंस वर्किंग इन रशियन एम्बेसी, अब जो एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। एम्बेसी कॉन्सुलेट्स जिस कंट्री के हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो यहाँ पे जो भी इनकम जनरेट होगी रशियन एम्बेसी में, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि रशियन एम्बेसी है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो यहाँ पे जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता कि ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं, तो हम कहते यस, क्योंकि जो इंडियंस हैं ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं और नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो अगर नेशनल इनकम हमसे पूछा जाता है तो हम कहते यस, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो भी सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी, यहाँ पे जो भी है वैसे तो फैक्टर इनकम है, लेकिन ये पार्ट किसका है? रशियन एम्बेसी का। तो रशियन की जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें इंक्लूड होगा, हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड नहीं होगा। जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है और इन्होंने रशिया के एम्बेसी में जो इनकम अर्न की है वो हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल है, प्रॉफिट earned by a branch of State Bank of India. Profit earned by a branch of State Bank of India in Japan. क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? क्या हम इस प्रॉफिट को हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो प्रॉफिट फैक्टर इनकम है, earned by a branch of State Bank of India. बैंक हमारे इंडिया का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी ब्रांच कहाँ है? जापान। तो जापान में जो भी बैंक है इंडिया का, उसकी जो ब्रांच है
वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है ये किसमें इंक्लूड होगा? जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड है ये इनकम, तो ये पार्ट है जापान की डोमेस्टिक इनकम का, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो एसबीआई की ब्रांच है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, इंडिया में नहीं है, ये कहाँ है? जापान में। तो ये जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो ये जो भी प्रॉफिट है ये इंक्लूड होगा जापान की डोमेस्टिक इनकम में, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जब हम डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में तो हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे इंडिया का जो बैंक है फॉरेन में उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कंपोनेंट है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारी नेशनल इनकम का तो पार्ट है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेनर्स, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेनर्स और फॉरेन टूरिस्ट, तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, कि हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है क्या ये हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? हम कहेंगे यस, क्योंकि जैसे हम डोमेस्टिक इनकम में एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं, सेम वही हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको अगर फॉरेनर्स परचेज करते हैं, जो फॉरेन के जो टूरिस्ट है वो हमारे यहाँ पे आके अगर उसको परचेज करते हैं तो इसको हम ट्रीट करते हैं एक्सपोर्ट की तरह, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये है एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको फॉरेनर्स परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी by a factory for own use, तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम का पार्ट है? तो परचेज ऑफ मशीनरी, अब इसमें हमें ये चेक करना है कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अगर फाइनल गुड्स है तो नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो परचेज ऑफ मशीनरी इसको हमें क्लासिफाई करना है वेदर इट इज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अगर ये फाइनल गुड है तो हम इसको इंक्लूड करेंगे हमारी डोमेस्टिक इनकम में, या फिर नेशनल इनकम पूछा जाए तो नेशनल इनकम में, और अगर इंटरमीडिएट गुड है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कंज्यूमर अगर कोई भी चीज परचेज करता है, एनी गुड परचेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर, तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर किसी चीज को परचेज कर रहा है तो उस केस में हमें ध्यान रखना है अगर प्रोड्यूसर किसी भी चीज को परचेज करता है एज अ रॉ मटेरियल तो वो इंटरमीडिएट गुड है, अगर किसी भी चीज को वो परचेज करता है फॉर रीसेल तो भी वो इंटरमीडिएट गुड है, मींस रीसेल के लिए और एज अ रॉ मटेरियल के लिए किसी भी चीज को यूज करे, किसी भी गुड को यूज करे तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड।
उसको हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो कंज्यूमर जो भी गुड परचेज करे वो क्या है, उसके फाइनल गुड, उसमें हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर किसी भी गुड को परचेज करता है तो हमें चेक करना है कि क्या वो उसको रीसेल के लिए परचेज कर रहा है या फिर बिजनेस में यूज करने के लिए। तो अगर कोई भी गुड प्रोड्यूसर परचेज करता है अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज करने के लिए एज ए फिक्स्ड एसेट, तो वो फाइनल गुड है और फाइनल गुड को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फैक्ट्री फॉर ओन यूज। अब कोई भी फैक्ट्री अगर मशीन को यूज करेगी अपने यूज के लिए तो उसको बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज करेगी, यानी कि एज ए फिक्स्ड एसेट। मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट ऑफ फैक्ट्री। और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी प्रोड्यूसर की जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या है, फाइनल गुड। तो परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फैक्ट्री फॉर ओन यूज ये फाइनल गुड है और इसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। या अगर हमसे डोमेस्टिक इनकम में पूछा जाए तो इसको हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए परचेज ऑफ यूनिफॉर्म बाय हॉस्पिटल फॉर नर्सेज, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म बाय हॉस्पिटल फॉर नर्सेज ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? अब देखो, अगर कोई भी प्रोड्यूसर है जो हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशन है, तो वो जो भी चीज खरीद रहा है क्या ये उसकी फिक्स्ड एसेट है? नहीं। क्या जो नर्सेज हैं ये उसके कंपनसेशन में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल अपने स्टाफ को, नर्सेज को जब भी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है तो नर्सेज उसका यूज करती हैं सिर्फ वर्किंग आवर्स में। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ हॉस्पिटल, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कोई भी गुड अगर हमसे पूछी जाए कि इसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में या नहीं, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है अगर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर वो फाइनल गुड है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो कंज्यूमर अगर कोई भी चीज परचेज करे तो वो उसकी फाइनल गुड है। लेकिन प्रोड्यूसर के केस में, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके केस में हमें चेक करना है कि जो भी गुड्स उन्होंने परचेज की है अगर वो उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करे या फिर रीसेल के लिए अगर परचेज करता है तो उसको हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पर अगर प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट है जिसको वो एक बार परचेज करके कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस में यूज करता है तो वो फाइनल गुड है, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो हॉस्पिटल अगर नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म को परचेज करता है तो ना तो ये नर्सेज की जो भी सैलरी है, जो उसका कंपनसेशन है उसका पार्ट है, और ना ही जो हॉस्पिटल है उसकी फिक्स्ड एसेट है। ये हॉस्पिटल का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे।